नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो करंट अफेयर्स का हमारा ये सीरीज़ बिल्कुल बहुत अच्छे से चल रहा है, जिसका नाम है पिछले एक साल का करंट अफेयर्स। मतलब जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको इस एक सीरीज़ में देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग 600 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे पार्ट 12। मतलब आज हम लोग पार्ट 12 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 to 11 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग टोटल 500 क्वेश्चंस कवर ऑलरेडी किया जा चुका है हमारे इस सीरीज़ में। अगर आप लोग वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस ज़रूर जाकर देखिए। वो सारे वीडियोस पार्ट 1 to 11 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पार्ट 1 to 11 इसका रिकैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ताकि आप समझ सकें कि ये सारे पार्ट्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे ज़रूर देखिए। तो पार्ट 1 to 11 कवर किया जा चुका है, और आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 12, और जिसमें क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा 501 से, क्योंकि 500 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 501, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए हेड कोच के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। मतलब जो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम है उसके नए हेड कोच अभी कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं गौतम गंभीर। 501 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो जो BCCI है, BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसको ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म। तो BCCI ने अपॉइंट किया है फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर गौतम गंभीर को अपॉइंट किया है नए हेड कोच के रूप में। इसके पहले थे राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ जी का जो 3 साल का कार्यकाल था वो समाप्त हो गया जैसे ही इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती वेस्ट इंडीज के बारबाडोस में, वैसे ही इनका 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया। तो अब बन गए हैं गौतम गंभीर, भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बन गए हैं। BCCI के जो सेक्रेटरी हैं वो है जय शाह जी, जो कि ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे अमित शाह के ये बेटे हैं। BCCI के प्रेसिडेंट हैं रॉजर बिनी, और ICC के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 502। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी जून 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो ICC हर मंथ के लिए एक प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देती है, मेल और फीमेल दोनों ही क्रिकेटर को। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जून 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने, तो ये इस बार बने हैं जसप्रीत बुमराह। 502 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इनको चुना गया जून 2024 के लिए। अगर एक मंथ पीछे जाएंगे तो मई के लिए चुना गया था गुडाकेश मोटी को। उसके पीछे जाएंगे अप्रैल, तो अप्रैल के लिए चुना गया था मोहम्मद वसीम को। उसके पीछे जाएंगे मार्च, तो मार्च के लिए चुना गया था कमिंदू मेंडिस को। चूंकि ये वीडियो क्या है, पिछले एक साल का करंट अफेयर्स है, इसीलिए हम लोग थोड़ा पीछे जाकर भी देख रहे हैं। अगर फरवरी मंथ की बात की जाए तो वहाँ पे चुने गए थे यशस्वी जायसवाल चुने गए थे, और एक और जान लीजिए जनवरी मंथ के लिए चुने गए थे समर जोसेफ वेस्ट इंडीज के ये बॉलर हैं, तो इनको चुना गया था जनवरी मंथ के लिए। तो ये 6 के 6 आप लोग ध्यान रखिएगा। 503, निम्न में से कौन सी महिला खिलाड़ी जून 2024 के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंस के लिए भी दिया जाता है और विमेंस के लिए भी दिया जाता है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जून 2024 के लिए किसे मिला, तो ये मिला स्मृति मानधना को। तो 503 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इनको मिला था जून मंथ के लिए मिला। इसके पहले जाएं तो मई मंथ के लिए मिला था चमारी अट्टापट्टू, जो कि श्रीलंका की प्लेयर हैं। अप्रैल मंथ के लिए मिला था हेले मैथ्यूज को, जो कि वेस्ट इंडीज की हैं। उसके पीछे जाएंगे तो मार्च के लिए मिला था माइया बुचियार को, जो कि इंग्लैंड की हैं। अगर उसके पीछे हम लोग जाएं तो फरवरी के लिए मिला था अन्नाबेल सदरलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। और जनवरी के लिए मिला था एमी हंटर को मिला था जनवरी के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो ये 6 के 6 आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कुछ और करंट अफेयर्स जान लेते हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं और पिछले कुछ
समय की ही पीछे की ये घटनाएं हैं सारी की सारी। जैसे कि हार्दिक पांड्या अभी हाल ही में ये बने थे, पहले ऐसे इंडियन प्लेयर बने थे जो कि ऑलराउंडर के लिस्ट में, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट के ऑलराउंडर के लिस्ट में ये टॉप किए थे। मतलब T20 क्रिकेट के ये नंबर 1 ऑलराउंडर ये बने थे। तो ये पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे। उसके अलावा देखते हैं, इंडिया जीत गई आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 जो कि को होस्ट किया गया था वेस्ट इंडीज और यूएसए के द्वारा। तो ये हम लोग जानते हैं। मैन ऑफ द मैच थे फाइनल में विराट कोहली, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे जसप्रीत बुमराह। और विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, इन तीनों ही भारतीय खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया फाइनल मैच के बाद। और एक और जो विमेंस क्रिकेटर से एक न्यूज़ है कि शेफाली वर्मा अभी हाल ही में बन गई थी फास्टेस्ट फीमेल क्रिकेटर बन गई थी, डबल सेंचुरी फास्टेस्ट हिट करने वाली। इन्होंने 194 बॉलों पे टेस्ट में डबल सेंचुरी मारा था और इन्होंने अनाबेल सदरलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा था फास्टेस्ट डबल सेंचुरी के मामले में। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 504। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं मसूद पज़ेश्कियान, ये बन गए हैं ईरान के नए राष्ट्रपति। तो 504 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग देखें, सर कियर स्टामर ये बने हैं नए प्रधानमंत्री, यूके के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं सर कियर स्टामर। अगर डिक स्कूफ की बात करें तो ये बने हैं नीदरलैंड के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पहले जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे मार्क रूटे। तो मार्क रूटे अब क्या बन गए हैं? तो ये नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं, सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं ये नेटो के नए। इसके पहले जो सेक्रेटरी जनरल थे नेटो के वो थे जेंस स्टोल्टनबर्ग थे। तो आइए कुछ और जान लेते हैं। तो इसके पहले हम लोग एक और करंट अफेयर्स पहले के वीडियोस में देख रखे हैं कि जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी थे उनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। तो वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो ईरान देश के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी। इसीलिए ईरान में भी दोबारा चुनाव हुआ और अब वहाँ पे राष्ट्रपति बने हैं मसूद पज़ेश्कियान। तो ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके थे कि मृत्यु हुई थी इब्राहिम रईसी की। तो उस टाइम हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हुई थी और इनके साथ साथ जो वहाँ के वित्त मंत्री थे उनकी भी मृत्यु हुई थी और 5-6 और पैसेंजर थे, क्रू मेंबर्स थे, उनकी भी उस हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है? अयातुल्लाह अली खमेनी, ये वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं जो कि आज भी हैं। तो जैसे ही इब्राहिम रईसी की मृत्यु हुई थी तो वहाँ के जो उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबिर, ये बन गए थे वहाँ के राष्ट्रपति, मतलब एक्टिंग राष्ट्रपति बन गए थे, क्योंकि वहाँ पे उसके बाद चुनाव होना था। तो चुनाव होने के बाद नए राष्ट्रपति कौन बन गए? मसूद पज़ेश्कियान। ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। और ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है पर्शियन। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 505। हाल ही में विद्युत रंजन सारंगी ये किस उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस होते हैं उनको चीफ जस्टिस ही कहा जाता है, मतलब मुख्य न्यायाधीश ही कहा जाता है। तो यहाँ पे है कि विद्युत रंजन सारंगी ये किस उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने, चीफ जस्टिस बने हैं? तो ये बने हैं झारखंड हाई कोर्ट के 15th चीफ जस्टिस बने हैं। 505 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो विद्युत रंजन सारंगी ये पहले उड़ीसा हाई कोर्ट के ये जज थे, लेकिन अब ये झारखंड के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। ये सक्सीड करेंगे संजय कुमार मिश्रा को। इसके पहले झारखंड के जो चीफ जस्टिस थे झारखंड हाई कोर्ट के वो थे संजय कुमार मिश्रा। तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? ये है हेमंत सोरेन। पहले भी यही मुख्यमंत्री थे, लेकिन बीच में ये जेल चले गए थे। तो जेल जाने के बाद चंपाई सोरेन बने थे झारखंड के मुख्यमंत्री, लेकिन इनके जेल से आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और हेमंत सोरेन एक बार फिर से बन गए झारखंड के मुख्यमंत्री। वहाँ की जो असेंबली है उसके स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो और झारखंड के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। आगे देखते हैं 506। हाल ही में शील नागू ये किस उच्च न्यायालय के 66वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ये 66th चीफ जस्टिस बने हैं कौन से हाई कोर्ट के? तो ये बने हैं
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के 66वें चीफ जस्टिस ये बने हैं जस्टिस शील नागू। तो इसके पहले जो जस्टिस शील नागू थे वो एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, क्योंकि जो चीफ जस्टिस थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रवि मलिमथ वो रिटायर हो गए थे 24 मई 2024 को। उसके बाद से ही ये पोस्ट जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पोस्ट वो वैकेंट था, तो इसीलिए एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में वहाँ पे काम कर रहे थे जस्टिस शील नागू। जस्टिस संजीव सचदेवा जो हैं अब उनको अपॉइंट कर दिया गया है एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, जहाँ पे ये छोड़कर जस्टिस शील नागू अब बन गए हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो अब वहाँ पे संजीव सचदेवा को अपॉइंट किया गया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में। आगे देखते हैं 507 सीएनजी से चलने वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल निम्न में से किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है बजाज ऑटो लिमिटेड के द्वारा। 507 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो बजाज ऑटो जो कंपनी है वो लॉन्च कर दी है दुनिया की पहली सीएनजी पावर्ड मोटर बाइक, मतलब ये ऐसा मोटरसाइकिल जो सीएनजी से भी चलेगी, जिसका नाम रखा गया है बजाज फ्रीडम 125। अब ये जो बाइक है ये ऐसे तो पेट्रोल पे चलती है, लेकिन आप सिर्फ एक स्विच से इसको सीएनजी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब ये सीएनजी से भी चलेगी और पेट्रोल से भी चलेगी ये बाइक, जो कि जिसका नाम रखा गया है बजाज फ्रीडम 125। इसको लॉन्च किया गया है बजाज ऑटो के द्वारा। तो अब देखिए सीएनजी पावर्ड कार्स तो हमारे पास दशकों से हैं, कई दशकों से है जो कि सीएनजी पावर्ड कार्स हैं, लेकिन ये पहला ऐसा मोटरसाइकिल होगा, इस तरीके की टेक्नोलॉजी होगी न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में, जो कि सीएनजी से चलेगी मोटरसाइकिल। अब बात आती है इसकी प्राइस की। इसका प्राइस क्या रखा गया है? तो जो सबसे बेसिक मॉडल है ड्रम वेरिएंट, इसका प्राइस रखा गया है 95,000। हालांकि आगे के जो और वेरिएंट है उसका प्राइस 1,05,000 भी है और 1,10,000 भी है, लेकिन जो सबसे बेसिक मॉडल है उसका प्राइस है 95,000। तो जानने लायक बात यही है कि लॉन्च किसने किया? बजाज ऑटो ने लॉन्च किया इसको, और ये सीएनजी और पेट्रोल दोनों से चलेगी और दुनिया भर में ये पहली ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी पे भी चल सकती है। 508 मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो ये जो मर्सर है ये इस रिपोर्ट को जारी करती है, जिस रिपोर्ट का नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग्स 2024 रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो वो है हांगकांग। यह है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे है सिंगापुर, तीसरे नंबर पे है ज्यूरिख और चौथे नंबर पे है ऑस्ट्रिया की वियना। तो ये ध्यान रखिएगा 508 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो मर्सर की रिपोर्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट, इसके अनुसार टॉप 3 पे है हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख है। अब अगर बात करें लोवेस्ट लिविंग कॉस्ट सिटीज़ की, तो उसमें इस्लामाबाद, लागोस और अबुजा ये लास्ट के 3 रैंकिंग पे है, जिसमें इस्लामाबाद 224वें नंबर पे है, लागोस 225वें नंबर पे है और अबुजा 226वें नंबर पे है। ये अबुजा और लागोस ये दोनों ही जो है ये है नाइजीरिया में है। नाइजीरिया देश में ये दोनों जगह है जो कि सबसे चीपेस्ट प्लेस है। और 224वें नंबर पे है पाकिस्तान का इस्लामाबाद। अगर हम अपने आसपास के कुछ शहरों को देखें तो चाइना का शंघाई और बीजिंग क्रमशः 23वें और 25वें नंबर पे है। पाकिस्तान का कराची 222वें पे है, इस्लामाबाद 224। अगर इंडिया की बात करें तो सबसे जो मतलब चीपेस्ट, सबसे जो कॉस्टलीस्ट आता है वो आता है मुंबई, जो कि हालांकि दुनिया भर में ये 136वें नंबर पे है कॉस्टलीस्ट के मामले में। इंडिया में पहले नंबर पे है। दिल्ली जो है 165 रैंक है इसका। चेन्नई का 189 है। अगर दुबई की बात करें मिडिल ईस्ट में ये टॉप पे है, 15वें नंबर पे सबसे कॉस्टलीस्ट है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 509 3 जुलाई 2024 हाथरस में एक सत्संग के दौरान हुए भगदड़ की जांच के लिए गठित की गई 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि अभी हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ हुआ जिसमें 120 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। तो अब उस भगदड़ की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है 3 सदस्यीय। तो बताना है कि उस कमेटी के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। तो ये बनाया गया है ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी को। 509 का ऑप्शन
ए करेक्ट हो जाएगा। तो जुडिशियल जो प्रोब है ये अनाउंस किया गया था यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जब इन्होंने हाथरस का दौरा किया था अभी हाल ही में उस इंसिडेंट के बाद जिसमें 120 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया, जुडिशियल प्रोब का ऑर्डर दिया और इस जुडिशियल प्रोब को अपॉइंट किया गया और इसमें ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी को बनाया गया, उसका हेड बनाया गया उस कमीशन का। तो ये कौन है, ये ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, ये रिटायर्ड जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो ये जो कमीशन बनाया गया है इसको ये टास्क दिया गया है कि आपको ये जो है इसका रिपोर्ट जो है इस इन्वेस्टिगेशन का 2 महीने के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन समाप्त करके रिपोर्ट सौंप देना है। आगे देखते हैं 510वां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा रक्षा अलंकरण समारोह 2024 में कुल कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए गए। डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2024 में कितने कीर्ति चक्र दिए गए, तो ये दिए गए टोटल 10 कीर्ति चक्र दिए गए इस बार। 510 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो एक कीर्ति चक्र होता क्या है, तो यह है इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, सेकेंड हाईएस्ट। फर्स्ट कौन सा है, अशोक चक्र, सेकेंड कौन सा है, कीर्ति चक्र, और थर्ड कौन सा है, शौर्य चक्र। शौर्य चक्र जो है वो है थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। पहले पे अशोक चक्र, दूसरे पे कीर्ति चक्र और तीसरे पे शौर्य चक्र है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 10 कीर्ति चक्र इस बार दिए और 26 शौर्य चक्र दिए। तो 10 जो कीर्ति चक्र दिए उसमें 7 जो है वो पोस्थुमसली है, मतलब मरणोपरांत है। मतलब 10 में से 7 लोग जो है जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके बिहाफ पे उनके फैमिली मेम्बर्स ने उस अवार्ड को कलेक्ट किया। और उसी तरीके से 26 जो शौर्य चक्र दिए गए इसमें भी 7 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। तो ये दिया जाता है पर्सोनल ऑफ द आर्मी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जो कि एक अदम्य साहस का परिचय देते हैं लाइन ऑफ ड्यूटी पे, तो उनको ये दिया जाता है। तो कीर्ति चक्र जैसा कि हमने पहले बात कर चुके हम लोग, ये इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है और शौर्य चक्र जो 26 दिया गया वो थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। प्रेसिडेंट जो हैं वो होते हैं सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में थे वो थे कैप्टन अंशुमन सिंह जिनकी मृत्यु हो गई। तो ये आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के पंजाब रेजिमेंट के 26th बटालियन में ये आर्मी मेडिकल कॉर्प्स थे और इनकी मृत्यु हो गई। तो ये उनकी वाइफ है और ये उनकी माता श्री हैं। तो ये दोनों जब अवार्ड कलेक्ट कर रही थी तो ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अंशुमन सिंह जी की वाइफ है ये। आगे देखते हैं 511, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज निम्न में से किस देश में की गई। सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की गई है इंडोनेशिया में। 511 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसको डिस्कवर किया गया, खोज किया गया, इसका एक केव है, गुफा है जिसका नाम है लियांग कराम्पुआंग। तो ये जो गुफा है ये इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड में ये गुफा है, वहाँ पे ये पेंटिंग की खोज की गई। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट आर्ट वर्क है, मतलब ओल्डेस्ट पेंटिंग है। और इसमें दिखाया क्या गया इस पेंटिंग में कि एक बड़ा सा एक लाल कलर का सुअर है जिसके आसपास 3 लोग घेरे हुए हैं उस सुअर को, यही उस पेंटिंग में दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सुअर की पेंटिंग है और इसके आसपास ये लोग हैं, इसी को दर्शाया गया है इस पेंटिंग में। अब ऐसा है कि कहा जा रहा है कि ये जो पेंटिंग है ये लगभग 51,200 साल पुरानी है। जो पिछली सबसे पुरानी पेंटिंग थी वो थी लगभग 45,000 साल पुरानी थी, लेकिन ये तो 51,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी इस पेंटिंग को बताया जा रहा है। आगे देखते हैं 512, हाल ही में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव शुरू हुई। यह रथ यात्रा किस राज्य में होती है। तो हम लोग जानते हैं यह रथ यात्रा उड़ीसा में होती है। तो 512 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो रथ यात्रा है इसको चैरियट फेस्टिवल भी कहा जाता है, क्योंकि चैरियट को हिंदी में कहा जाता है रथ, फेस्टिवल मतलब उत्सव, तो इसको रथ उत्सव भी कहा जाता है। अब इसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जिसमें 3 जो शिवलिंग डेटीज हैं, लॉर्ड जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और लॉर्ड बालभद्रा, इन तीनों को लेकर कई सारे रिचुअल्स जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। हालांकि जो रथ यात्रा ये हर साल निकलती है और ये हालांकि एक दिन का ही इवेंट होता है, लेकिन इस बार कुछ इस तरीके से सेलेस्टियल अरेंजमेंट्स, मतलब आकाशीय इस तरीके से अरेंजमेंट्स हैं कि इस बार जो मतलब ऐसा पहली बार हुआ है, मतलब 1971 के बाद से। पिछली बार 1971 में ऐसा हुआ था कि जब इस रथ यात्रा को 2 दिनों तक खींचना पड़ा। तो इस बार 1971 के बाद से ऐसा पहली बार होगा जब ये रथ यात्रा 2 दिनों तक चलेगा। और ये कहीं ना कहीं आकाशीय अरेंजमेंट से कुछ इस टाइप से है। उड़ीसा का जो सीएम है वो है मोहन चरण मांझी, जो कि भाजपा से हैं और अभी पिछले महीने ही वहाँ के
मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि लोकसभा के साथ साथ वहाँ पे विधानसभा का भी चुनाव हुआ था उड़ीसा में, और जहाँ पहले बीजेडी की सरकार थी अब वहाँ पे बीजेपी की सरकार आ गई है। 513, हाल ही में FATF की अध्यक्ष कौन बनी है? FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसकी नई अध्यक्ष बनी है एलिसा डे एंडा मैड्राजो। ये बन गई हैं FATF की नई प्रेसिडेंट, ये बन गई हैं। तो ये जो है एलिसा डे एंडा मैड्राजो, ये मैक्सिको की हैं और ये FATF की नई प्रेसिडेंट बनी है। इनका कार्यकाल 2 सालों का होगा, जुलाई 2024 से लेकर जून 2026 तक ये FATF की प्रेसिडेंट बनी रहेंगी। FATF है क्या? तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल वॉच डॉग है, मतलब दुनिया भर में कहाँ क्या फाइनेंस किया जा रहा है उस पर इसकी पूरी नज़र रहती है इस ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसका जो मेन काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, मतलब ब्लैक मनी को जो वाइट किया जाता है उसको रोकना, और टेररिज्म मतलब आतंकवाद को जो फाइनेंस किया जाता है उसको रोकना इसका मेन काम है। तो ये इनिशिएटिव है, मतलब FATF जो है वो इनिशिएटिव है G7 कंट्रीज़ का। G7 में कौन कौन से देश हैं? US, UK, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस। हालांकि पहले इसमें रसिया भी मेंबर था, लेकिन रसिया ने जब क्राइमिया पे अटैक करके उसको हड़प लिया था तो उसके बाद से रसिया को बाहर कर दिया गया। तो पहले G8 था, अब G7 हो गया है। FATF को फाउंड किया गया था 1989 में और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। आइए अगला देखते हैं 514, 22वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन जो है ये किस देश में हुआ? तो ये हुआ रूस में। 514 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो मॉस्को पहुंचे, मतलब रूस में मॉस्को पहुंचे ये 8 जुलाई को अपने 3 दिन के ऑफिशियल विजिट पे। तो ये रसिया भी गए हैं और इसके साथ साथ ये ऑस्ट्रिया भी जाएंगे। इन 2 देशों के दौरे पर है, ये 3 दिनों के दौरे पर हैं। तो एनुअल जो समिट था इंडिया और रसिया का, उसके दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं, रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, तो ये दोनों मिलकर कई सारे बायलेटरल जो इश्यूज हैं दोनों देशों के बीच में उस पर लोग चर्चा करेंगे। जैसे डिफेंस हो गया, ट्रेड लिंकेजेस हो गए, इन्वेस्टमेंट टाइज को लेकर, एनर्जी कोऑपरेशन, एजुकेशन, कल्चर और पीपल टू पीपल जो एक्सचेंजेस हैं इनको लेकर, ये सभी जो बायलेटरल इश्यूज है इसको लेकर ये दोनों बात करने वाले हैं। हालांकि ये दोनों तो मिले, लेकिन इस पे जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत भड़क गए। व्लादिमीर जेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो बुरी तरीके से इस पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में, इस मुलाकात के बारे में बहुत कुछ बोले मोदी जी को, मतलब ट्विटर पे ऑब्वियसली, कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो फोटो वायरल हुई रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को हक करते हुए, उस फोटो पे इन्होंने कमेंट किया कि ये एक ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट है और एक डिवास्टेटिंग ब्लो है पीस एफर्ट्स को। किस पीस एफर्ट्स की बात कर रहे हैं ये? क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आप लोग जानते हैं, हर रोज यहाँ पे लोग मर रहे हैं और लगभग 28 महीने से ये युद्ध चल रहा है जब से रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया था। तो ये जो पीस एफर्ट चल रहा है, शांति समझौता चल रहा है, उसको लेकर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पे एक बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ है हम लोग ये पिक्चर देखकर, और ये जो पीस एफर्ट चल रहा है उसको कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है इस तरीके की पिक्चर देखकर, जहाँ पे मोदी जी पुतिन को सपोर्ट कर रहे हैं ठीक उसी समय पे जब रसिया की मिसाइल अटैक कर रही है यूक्रेन के हॉस्पिटल में बच्चों के ऊपर। उस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ के रूस के राष्ट्रपति से गले कैसे मिल सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। अभी हाल ही में पिछले कुछ पार्ट्स में हम लोग बात कर चुके हैं, यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। तो आपको कमेंट करके बताना है ये कहाँ आयोजित किया गया था, क्योंकि ये ना तो यूक्रेन में आयोजित किया गया था ना तो रूस में आयोजित किया गया था। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया था। रसिया और यूक्रेन को मतलब ये जो दोनों का जो युद्ध चल रहा है इसको रोकने के लिए एक पीस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो पीस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं 515। हाल ही में भारत ने अपने स्वदेशी रूप से निर्मित हल्के युद्ध टैंक जिसका नाम जोरावर है उसका अनावरण किया। यह किस संगठन के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बनाया गया है, जिसका नाम है जोरावर। ये है क्या? ये लाइट बैटल टैंक है, मतलब बहुत ये
वजन में हल्का रहेगा ये बैटल टैंक, तो इसको कहीं ना कहीं दूरस्थ के क्षेत्रों में ले जाना काफ़ी आसान होगा। तो इसको जैसा कि मैंने बताया डेवलप किया गया DRDO के द्वारा, और साथ ही साथ एक प्राइवेट सेक्टर फर्म है लार्सन एंड टार्बो, आपने नाम सुना होगा, LNT, इन्होंने भी इसमें मदद किया है। इसका वेट सिर्फ 25 टन रहने वाला है। और इसको डेवलप क्यों किया गया है? इसको डेवलप किया गया है चाइना को काउंटर करने के लिए हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ में, जहाँ पे बहुत ऊंचाई के एरियाज़ है वहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए इसका डेवलप किया गया है। DRDO के चीफ कौन है? डॉक्टर समीर V कावत इनके चीफ है DRDO के। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग अब तक 515 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर पहले के वीडियोस आप लोग नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, हर एक एग्ज़ाम में आपको बेहद बेनिफिट होगा। तो पिछले पार्ट में हम लोग काफ़ी सारे डेज़ के बारे में बात कर चुके थे, कुछ डेज़ जो बच गए हैं वो मैंने इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ। तो 516 देखते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे, तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 516 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो जो वर्ल्ड मलेरिया डे था 2024 का, उसका थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। 517 विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। 517 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2024 का जो थीम था वो था IP एंड द SDGs, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। सारे थीम्स आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 518 वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को, हर साल मनाया जाता है। 518 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो जो थीम था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या तो रेड क्रेसेंट डे 2024 का जो थीम था वो था आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। 519 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 मई को मनाया जाता है। 519 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2024 का थीम था वो था स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। तो ये डे इसी दिन क्यों चुना गया? 11 मई को ही क्यों चुना गया? ऐसा इसलिए चुना गया क्योंकि 11 मई को ही एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में। उसी का एनिवर्सरी मनाने के लिए हर साल 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इसी के एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि 1998 में ही पोखरण टेस्ट हुए थे। 520 हाल ही में दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट, यह आयोजित किया गया बेल्जियम में। 520 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या था कि सारे जो पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स थे उनको अपनी स्ट्रेटजी और प्लान को दिखाना था इस समिट में। इससे क्या होगा? ये दिखाना था कि आप न्यूक्लियर पावर को कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और दुनिया भर में जो नेट जीरो एमिशंस है उसको जीरो कर देना है, मतलब एमिशंस जो होते हैं तो उसको जीरो कर देना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रमोट करना है। अब IAEA इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है ऑस्ट्रिया के वियना में है। IAEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इस समिट को अरेंज किया गया था IAEA के द्वारा और बेल्जियम सरकार के द्वारा। आइए आगे देखते हैं। 521 हाल ही में साल्टन सागर में लिथियम भंडार मिला है। यह सागर किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये साल्टन सागर स्थित है। 522 हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। 522 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने अप्रूव किया है 800 मेगावाट के, मतलब 2 यूनिट है 800 मेगावाट के, उसको इन्होंने अप्रूव किया है। ये कहाँ पे? जिला है सोनभद्र जिला, वहाँ पे अनपरा एक जगह है, वहाँ पे ये अप्रूव किया गया है और ये कोलैबोरेशन में किया जाएगा NTPC के साथ, जिसका कॉस्ट है 8,624 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं 523 हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन मतलब फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था नेपाल के काठमांडू में। 523 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 524 हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया AI मिशन लॉन्च किया, इसका बजट कितना रखा गया? ये रखा गया है 10,372 करोड़ रुपए। 524 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 525
हाल ही में कैमेलियन ट्रोजन चर्चा में था, तो ये है क्या? तो ये बेसिकली एक मालवेयर है। 525 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि बेसिकली एक वायरस होता है, कह सकते हैं। 526 AI चैटबॉट हनुमान ये किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है रिलायंस के द्वारा। 526 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 527 हाल ही में प्रसिद्ध रेजुपेव तकनीक चर्चा में था, यह किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? ये जो रेजुपेव तकनीक है इसका यूज़ किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन में, हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ में जब रोड कंस्ट्रक्शन होता है उसमें इस तकनीक को यूज़ किया जाता है। तो 527 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 528 डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन। तो 528 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 529 डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने किस योजना को लॉन्च किया? तो इन्होंने लॉन्च किया अदिति योजना को। 529 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अदिति का फुल फॉर्म होता है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। अब ये क्यों किया गया? तो इसमें क्या है, इनोवेशंस को प्रमोट करना है। किस क्षेत्र में इनोवेशन? क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है उस क्षेत्र में इनोवेशन को प्रोडक्ट करना मतलब प्रमोट करना इसका मेन काम है। 530 भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम है हैविस्योर। 530 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 531 हाल ही में मुंबई में किसने पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी को लॉन्च किया है? तो ये कैंसर के इलाज में काम आता है, तो इसको लॉन्च किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। 531 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसने विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया अदिति स्वामी के द्वारा। 532 का ऑप्शन बी। 533 गोल्फ मास्टर्स टूर्नामेंट 2024 ये किसने जीता है? तो ये जीता गया स्कॉटिश शेफलर के द्वारा। 533 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 534 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मेन सिंगल का खिताब जीता गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में यानिक सिनर के द्वारा। हालांकि हम लोग फ्रेंच ओपन जो इसके बाद हुआ है उसका हम लोग प्रीवियस पार्ट्स में बात कर चुके हैं, आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा। 534 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर वीमेन सिंगल्स की बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो ये जीता गया आर्यना सबलेंका के द्वारा। मेंस डबल्स जीता गया रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन के द्वारा। 535 हाल ही में मोपा हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई, यह किस राज्य में स्थित है? ये मोपा हवाई अड्डा यह स्थित है गोवा में। 535 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली होता यह है कि आपको चेक इन करने में काफ़ी आसानी होती है डीजी यात्रा प्रणाली में, और ये ऑलरेडी कई सारे एयरपोर्ट्स पे लागू किया जा चुका है। 536 INS जटायु नेवल बेस ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा लक्षद्वीप आइलैंड पे। 536 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 537 हाल ही में फार्म नाम से एक पहल लॉन्च हुई है, निम्न में से कौन सा देश इस समूह का हिस्सा है? फार्म ये जो पहल है इस समूह का हिस्सा कौन सा देश है? तो इंडिया तो है ही, लाओ PDR भी है, वियतनाम भी है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 537 का डी। तो इंडिया, लाओ PDR, वियतनाम, इसके अलावा इक्वाडोर और केन्या, फिलीपींस, वियतनाम, यूरुग्वे ये सारे देश इसका हिस्सा है। अब ये है कि इसका ज़रूरत क्या है? तो इससे ये होगा, इस फार्म नाम के समूह से ये होगा कि बेसिकली इसमें जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, फूड प्रोडक्शन इसमें सिस्टम जो है उसको डिटॉक्सिफाई करना, इस सेक्टर को किस चीज़ से इसमें एलिमिनेट करना है। हार्मफुल जो इनपुट्स हम लोग इसमें डालते रहते हैं उसको कहीं ना कहीं इस सेक्टर को डिटॉक्सिफाई करना, उन सारे चीज़ों को निकालना है फूड प्रोडक्शन सिस्टम से। आइए आगे देखते हैं। 538 हाल ही में एक नए ज्वालामुखी की खोज की गई जिसका नाम नॉक्टिस मॉन्स रखा गया, यह हमारे सौर मंडल के किस ग्रह पे खोजा गया है? ये जो ज्वालामुखी है नॉक्टिस मॉन्स ये खोजा गया है मंगल ग्रह पे, मार्स हो जाएगा। 538 का ऑप्शन सी। 539 हाल ही में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बना है? पहला तो चाइना है, दूसरा बना है इंडिया। 539 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 540 न्यूरालिंक कंपनी जो कि हाल ही में चर्चा में था, इसके मालिक कौन है? इसके मालिक है एलन मस्क, जो कि स्पेसएक्स के भी मालिक हैं, जो कि एक स्पेस एजेंसी है स्पेसएक्स। इसके अलावा टेस्ला के भी ये मालिक हैं
और ये न्यूरालिंक कंपनी के भी मालिक है एलन मस्क। 540 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 541 कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? तो ये चुना गया हेलोसिनेट को। 541 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा चुना गया। अगला देखते हैं कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? तो ये चुना गया एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा चुना गया। अगला देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? तो ये चुना गया रिज को। 543 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 544 निम्न में से किस खेल या खेलों को समर ओलंपिक्स 2028 में शामिल किया गया है? ओलंपिक्स अभी 2024 में भी होने हैं, जो कि कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है पेरिस में, इसीलिए इसको कहा जाता है पेरिस ओलंपिक्स। अगला जो होगा 2028 में, ये अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा, इसीलिए इसको कहा जा रहा है लॉस एंजलिस। जो समर ओलंपिक्स है ये 2028 में होगा। तो इसमें किस नए खेलों को शामिल किया गया है? तो इसमें क्रिकेट को शामिल किया गया, स्क्वैश को भी किया गया, फ्लैग फुटबॉल को भी किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 544 का डी। तो क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, इसके अलावा लैक्रोज और बेसबॉल या सॉफ्टबॉल दोनों एक ही है, तो इसको भी शामिल किया गया है ओलंपिक्स के लिए, 2028 ओलंपिक्स के लिए, जो कि होने वाला है लॉस एंजलिस अमेरिका में। तो ये पांचों खेल आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 545 हाल ही में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिलक्यारा सुरंग ये स्थित है उत्तराखंड में। 545 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यही वो सुरंग है जिसमें मजदूर फंस गए थे, 39-40 मजदूर फंसे हुए थे और उनको कई दिनों के बाद निकाला गया था। तो आगे देखते हैं 546 देश का पहला कार्टोग्राफिक मतलब मानचित्र कला म्यूजियम ये किस राज्य में बनाया गया है? तो ये पहला बनाया गया उत्तराखंड में। 546 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 547 किस देश ने भारत के 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई थी? तो ये सुनाया गया था कतर के द्वारा, हालांकि बाद में पहले सजा को कम किया गया, फिर बाद में माफ़ कर दिया गया और इन सभी को सुरक्षित इंडिया वापस ले आया गया। तो 547 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 548 अफीम मतलब ओपियम इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है अफीम का? तो ये है म्यांमार, जिसका बॉर्डर इंडिया के साथ मिलता है। 548 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 549 भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं? ये बने हैं हीरा लाल सामरिया। 549 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 550 हाल ही में FTII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? FTII का फुल फॉर्म होता है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसके जो चेयरमैन हैं वो नए नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है आर माधवन। 550 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 551 BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसके नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। 551 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के हमारे ये 51 क्वेश्चन थे, तो अगर इसको टोटल ऐड कर लीजिएगा तो टोटल हमारे पास हो गए हैं 551 क्वेश्चन, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आगे आने वाले आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, आप इस पूरे सीरीज़ को देख लीजिए, आपका पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 12 पार्ट में मिलेंगे। इसके पहले आप लोगों को ढेर सारा थैंक यू कि आप यहाँ तक बने रहे हमारे वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।